नमस्कार दोस्तों, कोविड-19 की इस विभीषिका के दौरान हम सब लोग मिलकर ज्ञान, ध्यान और विज्ञान की मदद से इस महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और हम एक नया इतिहास लिखेंगे। हम पहले भी बहुत बेहतरीन रहे हैं, हम आज भी बेहतरीन हैं और आने वाला युग भी हमें इस बेहतरी के रूप में ही जाने कि हम लोग चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने में कितने सक्षम रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी हमारे लोग जो थे वो अपनी समकालीन सभ्यताओं से बेहद अलग थे। यूट्यूब चैनल पर मैं रवि फगेड़िया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हमारे प्रबुद्धजन सभी मिलकर इस मुहिम में लगे हैं कि हर तरीके से हर लोग महफूज रहें और ख़ास तौर से जो हमारा स्टूडेंट तबका है, जो चाहे कॉलेज का हो, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ हो, सब जो हैं उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचे। इसके लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं और इन्हीं में से एक माध्यम का चयन करते हुए वर्क फ्रॉम होम की शैली के द्वारा समस्त महाविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बेहद ज़रूरी, अहम, गुणवत्तापूर्ण जो अध्ययन सामग्री है वो आप तक पहुंचाए जाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो इतिहास से संबंधित है। आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण इतिहास। बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि हम इतिहास क्यों पढ़ें। मैं ये कहता हूँ कि जो इतिहास नहीं पढ़ता है वो बच्चा रहता है। बच्चे का विकास करने के लिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। मिस्टर बेकन ने कहा था कि इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, विवेकशील बनाता है। इतिहास व्यक्ति को अनुभवी, परिपक्व और बुद्धिमान बनाता है। तो मान के चलिएगा, जिस व्यक्ति को बुद्धिमान बनना है, परिपक्व बनना है, अनुभवी बनना है, वो इतिहास पढ़े। मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति का अपना इतिहास होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि हम वो इतिहास का पार्ट हैं क्या। इतिहास इसलिए भी पढ़ा जाता है क्योंकि कई बार हमारा वर्तमान बोझिल होता है। जैसे आज 2020 हमारा बोझिल हो रहा है, तो आज हमें ऐसे लग रहा है कि वर्तमान बोझिल है, हमारा भविष्य है वो एक तरीके से अंधकारमय है। तो ऐसे में अतीत का सहारा है, इसलिए हम लोग अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहास वह है जो अतीत का अध्ययन करके आप लोगों तक अतीत की उपयोगी जानकारियाँ पहुँचाकर आपके वर्तमान को सुखद बनाता है और भविष्य को सुरक्षित करता है। हम इसलिए भी इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम एक बेहद अहम ऐसी ही सभ्यता जो आज से लगभग 4500 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में विकसित हुई थी, जो दुनिया में अपने नगरों के लिए अनन्य थी। अपनी समकालीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया से बहुत आगे थी नगरीकरण के मापदंड में, स्पेशली क्योंकि यहाँ के नगर जो हैं वो नियोजित नगर थे। उनकी नाली व्यवस्था अनन्य थी, उनके भवन उपयोगितावादी दृष्टिकोण से बनाए गए थे, उनकी सड़कें वेल प्लान्ड थी और पूरा शहर जो है वो चेसबोर्ड पैटर्न के ऊपर विन्यासित था। तो आज हम इसी नगरीकरण के ऊपर यहाँ पर एक सूक्ष्म विवेचन करेंगे और इस निःशुल्क परिचर्चा में आप सभी लोग लाभान्वित हों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आपको दिख रहा है हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण। समय आपको दिख रहा है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो ये आज से कितनी पुरानी हो गई भाई? 2600 ईसा पूर्व में आप क्या जोड़ देंगे? आज कितना है? 2020 ईस्वी। तो आप जोड़ेंगे 0, 2, 6, 46, 120 साल, यानी 4620 साल पहले ये सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में आई थी और 700 साल चलने के बाद लगभग 1900 ईसा पूर्व में ये अपने उच्चतम स्तर को खो चुकी थी। तो आज से 4500 साल पहले इस सभ्यता के नगर कितने अनन्य थे, ये हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। दूसरी बात देखो दोस्तों, इसमें जो हमारे सामने है वो ये है कि कुछ एक पॉइंट जो है हम जान लेते हैं
कि सभ्यता किसको कहते हैं, संस्कृति किसको कहते हैं। यूजुअली हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि ये सभ्यता और संस्कृति क्या एक ही शब्द हैं क्या। हम हड़प्पा के संदर्भ में सभ्यता वर्ड यूज़ करते हुए मोस्टली पाते हैं, और वैदिक काल के लिए हम संस्कृति वर्ड यूज़ करते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति मनुष्य से जुड़े हुए वे दो आयाम हैं, जिसमें संस्कृति का संबंध तो मनुष्य की आध्यात्मिक पक्ष से है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा ये सब आते हैं। अर्थात संस्कृति वह है जो हमें उत्कृष्ट बनाती है, हमें एक उपयोगी मानव संसाधन बनाती है, और ये हमें विचार, मूल्य, आदर्श ये सब चीज़ें देती है, जिससे कि हम एक बेहतरीन मानव संसाधन बने। तो ये हमारा मूल्यों का स्तर है, वो संस्कृति है। और सभ्यता जो है, इसमें क्या होता है, सभ्यता जो होती है वो हमारे भौतिक आयाम से संबंधित है। तो हम ये कहेंगे कि भौतिक उपलब्धियां जो हैं वो तो किसमें हैं, सभ्यता में, और ये कहेंगे आध्यात्मिक उपलब्धि ये किसमें है, ये संस्कृति में है। अब भौतिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई नगर बनाया, आपने सड़कें बनाई, आपने दुर्ग बनाए, आपने बांध बनाए, आपने वर्तमान में उपग्रह प्रणाली है, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट हैं, सभ्यता का पार्ट हैं। और यूँ मानो कि संस्कृति का उच्चतम स्तर सभ्यता होता है, और सभ्यता वो होती है जिसको हम हासिल करते हैं, और संस्कृति वो होती है जो हम हैं, जो हम ओरिजिनली हैं, और हम जिस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, ज्ञान, इसके रूप में। तो ये इनमें छोटा सा फ़र्क है, यानी हमारी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स इसमें है और हमारी फिजिकल अचीवमेंट्स जो है वो इसमें है, सभ्यता में। तो ये तो आप समझ गए। तो हड़प्पा के जो नगर हैं उनका संबंध संस्कृति से नहीं है बल्कि सभ्यता से है, क्योंकि इसमें क्या आएंगे, नगर, दुर्ग, सड़कें, ये सब इसमें आएगा। अब ये है कि नगर क्या होते हैं। मोटे तौर पे नगर हम उनको कहते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं में समन्वय होता है, जहाँ पे आर्थिक और तकनीकी विकास उच्चतम स्तर पे होता है, जहाँ पर व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में होता है, और जहाँ पर रोजगार के पर्याप्त अवसर होते हैं, जहाँ पर सफाई व्यवस्था उत्तम कोटि की होती है, जहाँ पे जल निकास प्रणाली बेहतरीन होती है। और ये जो चीज़ें एक नगर की विशेषता है, तो इस लिहाज से हड़प्पा के नगर तो अनन्य थे। लेकिन आज अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आज हमारे नगरों में बड़ी समस्याएं हैं। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, सफाई व्यवस्था में हम लोग जूझ रहे हैं, और इसीलिए हम लोग स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट ले रहे हैं, और आज हम लोग स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। आज हम टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्में बना रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मूल्यों के स्तर पर थोड़े कमज़ोर हुए हैं। हम भौतिकता की ओर बहुत उच्चतम स्तर की तरफ भाग रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने नगरों और अपने मूल्यों में एक उचित समन्वय बनाया था। तो ये हड़प्पा सभ्यता के नगरों से हमारे लिए सीख है कि जब आज भारत 21वीं सदी के अंदर ये सारी समस्याओं को लेकर जूझ रहा है, और ये हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता का जो 4500 साल पहले का नगरीकरण था, ये हमारे लिए एक चुनौती है कि क्या हम विकास की ओर हैं या फिर हमने कुछ खोया है। तो ये हमें सोचना है इसमें। ओके, तो इस लिहाज से हड़प्पा के नगर अपने नगर की उस परिभाषा को पूरी तरीके से जो है परिभाषित करते हैं जो नगरों के लिए बनी होती है। अब इसमें अगली बात है कि हड़प्पा सभ्यता को जानने के स्रोत क्या है। देखो, इतिहास में जानने के स्रोत दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत। तो जो साहित्य से संबंधित पार्ट है वो यहाँ नहीं है, पुरातात्विक स्रोत ही यहाँ पर है। पुरातात्विक स्रोत में प्राचीन नगर है, दुर्ग है, सड़कें हैं, आपकी नालियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, भवन हैं, फिर आपके जो भी जैसे अस्थियाँ हैं, सिक्के हैं, ये सब कुछ पुरातात्विक स्रोत में आता है। सील्स हैं, मोहरें हैं, अभिलेख हैं, ये सब। हड़प्पा सभ्यता को जानने का पुरातात्विक स्रोत ही हमारे पास उपलब्ध है, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वो क्या है, इनकी मोहर हैं, सील्स हैं। ये आपके रीट भर्ती परीक्षा में आया था और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो उसमें क्या होगा, मोहर। और वो कौन सी कैटेगरी में आता है, पुरातात्विक स्रोत में आता है। साहित्यिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
हड़प्पा सभ्यता में पहली बार हमारे यहाँ पर लेखन कला का आविष्कार हुआ था, चित्राक्षर लिपि का आविष्कार हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से हम अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। हम नहीं जानते हैं कि वो एक्चुअली क्या लिखते थे, और इसी कारण से हम हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। जब हमारे लेखन कला का प्रचलन नहीं हुआ था, उस भाग को हम कंसीडर करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसमें पाषाण काल है। जब लेखन कला का आविष्कार हो गया लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, वो भाग जो है वो आद्य इतिहास में आता है, तो उसमें हड़प्पा और वैदिक दोनों आती हैं। वैदिक में पढ़ी तो जा सकी लेकिन पुरातात्विक स्रोतों से उसकी पुष्टि नहीं हुई है, और वास्तविक इतिहास जो हमारा 6ठी सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है। ओके, अब है इसके खोजकर्ता। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि खोजकर्ता में जैसे सबसे पहला काम जो है वो चार्ल्स मेसन ने किया था 1826 में, उसके बाद में बर्टन बंधुओं ने 1856 में किया, लेकिन 1924 में आधिकारिक तौर पर हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कार्य की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम जो है वो जॉन मार्शल था। जॉन मार्शल जो हैं वो 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में इस सभ्यता की आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी थी कि भारत के उत्तर पश्चिम में एक बेहतरीन सभ्यता है, और उसका उन्होंने आधिकारिक तौर पर डिक्लेरेशन जो है 1924 में किया था। तो इस तरीके से एक प्रश्न और भी आया है आपका, जो रीट भर्ती परीक्षा में ही था, और मैं उसको आपको बता देता हूँ। वो प्रश्न ये था कि 20वीं सदी की तीसरे दशक में, 20वीं सदी के तीसरे दशक की महत्वपूर्ण घटना क्या थी। तो यहाँ पे दो भाग हैं। 20वीं सदी आएगी 1901 से लेके 2000 तक, और तीसरा दशक आएगा 21 से लेकर 30 तक। तो आपको पता है कि हड़प्पा का पहला स्थल 1921 में हड़प्पा के रूप में, और दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो के रूप में 1922 में उत्खनित हुआ था। और इन दोनों के आधार पर जॉन मार्शल जो तत्कालीन पुरातत्व विभाग के महानिदेशक पद पर आसीन थे, उन्होंने इसकी ऑफिशियली डिक्लेरेशन है वो 1924 में की थी। तो ये महत्वपूर्ण कार्य था जो 20वीं सदी के तीसरे दशक में हुआ था। तो ये आपका एक मोटी मोटी जानकारियां हैं जो नगरीकरण से पहले हमें जान लेनी चाहिए थी। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, नगरों की विशेषता। देखो, एक प्रश्न और भी रहता है कि भारत में पहला नगरीकरण कब हुआ और भारत में दूसरा नगरीकरण कब हुआ। तो पहला हुआ हड़प्पा में और दूसरा हुआ बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में तो हड़प्पा सभ्यता में पहला नगरीकरण और बुद्ध के काल में हमारा दूसरा नगरीकरण हुआ था। ठीक है, ये एक कॉमन सा प्रश्न है जो आपको जान लेना चाहिए। और इसके बाद में आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नगर योजना, प्लानिंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सभ्यता की थी वो पूरे तत्कालीन समय में किसी भी सभ्यता में नहीं देखी गई, और आज भी हम इससे जूझ रहे हैं, और वो है इनके नियोजन की। लेकिन यहाँ पर नियोजित नगर थे, कंप्लीटली प्लान्ड सिटी था। सिटी को बाकायदा जो है वो दोहरे खंडों पर जो है आधारित किया गया था, जिसमें एक भाग जो है वो पश्चिमी भाग था जो ऊंचा नगर था, जो एलिवेटेड पार्ट था, जिसमें दुर्ग भाग जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे महत्वपूर्ण लोग और महत्वपूर्ण इमारतें थी, और एक भाग जो है वो पूर्वी भाग था जो नीचा नगर था और जहाँ पे आम आदमी रहते थे। तो उन दोनों का हम एक छोटा सा व्यू बनाते हैं नियोजित नगर का, किस तरीके से जो है हम देख सकते हैं। इसमें मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ कि किस तरीके से इनका नगर जो है वो नियोजित थे। तो ये देखेंगे आप, ये वाला देखिएगा, वाव, ये आप देख रहे हैं ऊंचा टीला है। कैसा है? ऊंचा टीला। और इसके ऊपर ये क्या है? ये ऊंचा नगर है, ऊंचा नगर है। और इसके चारों ओर सुरक्षा दीवार थी। तो ये क्या है? सुरक्षा दीवार। और इस पार्ट को हम दुर्ग नगर या गढ़ी बोल सकते हैं। ओके, और यहां पर विशेष लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे?
विशेष, जैसे कि जो सभ्यता में पुरोहित थे, व्यापारी थे, जो इस सभ्यता पे नियंत्रण करते थे, जो राजनीतिक कार्यों से और धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण अपनी जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग थे वो रहते थे, तो हम मान सकते हैं उसमें पुरोहित और व्यापारी थे। और यहाँ पर महत्वपूर्ण इमारतें थी। क्या थी? महत्वपूर्ण इमारत। अब ये महत्वपूर्ण इमारत कौन कौन सी है भाई? इसमें अन्नागार है, स्नानागार है, सभा भवन है, पुरोहितावास है, तो महत्वपूर्ण इमारतों वाला भाग था ये। ओके, ये आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली ये नीचा नगर है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लोअर टाउन या निचला नगर। और ये वाला भाग जो है वो अदुर्गीकृत था, यहाँ सुरक्षा दीवार नहीं थी और यहाँ पर आम आदमी रहता था, जिसमें मजदूर, किसान, शिल्पी, दास, ये सब लोग यहाँ पे रहते थे। और एक बात और है यहाँ पर, वो ये है कि ये नगर जाल पद्धति में बटा हुआ था, या जिसको हम ग्रीड पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीड पैटर्न या जाल पद्धति में। एक बात और भी है, ये वाला नगर ऊंचा है लेकिन आकार में छोटा है, ये वाला नगर नीचा है लेकिन आकार में बड़ा है। तो ये निचला नगर है, आकार में बड़ा नगर है, ये अदुर्गीकृत भाग है, यहाँ पे आम आदमी रहता है। ये जाल पद्धति ऐसी होती है इस तरीके से, ऐसे आयताकार शेप में या ग्रिड पैटर्न में, इस तरीके से सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई पूरे शहर को आयताकार शेप में डिवाइड कर देती थी। ये ग्रिड पैटर्न है। और ये वाला जो भाग है ये एलिवेटेड है, ऊंचा है, पोडियम सा दिख रहा है आपको, और इसमें जो है विशेष लोग रहते हैं, विशेष इमारतें हैं, और ये सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। ये कॉमन कैरेक्टर है इस सभ्यता के नगरीकरण का। अब हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में कोई अपवाद है क्या, एक्सेप्शन है क्या, तो वो हम इसमें देखते हैं। ये देखो जो मैंने आपको बताया है उसी के कुछ पॉइंट्स हैं कि पश्चिमी खंड, दुर्ग नगर, ऊंचा नगर, महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें जो हमने देख ली हैं, विशिष्ट लोग रहते हैं, ठीक है, रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये निचला नगर है, आकार में बड़ा है, ये छोटा था, ये चेस बोर्ड या ग्रिड पैटर्न में विभाजित था, जो आयताकार था, रेक्टेंगल था। और यहाँ पर जन सामान्य रहते थे, जिसमें मजदूर, किसान, शिल्पी, दास, ये वाले, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आप इसमें देख सकते हैं। अब देखेंगे सड़क व्यवस्था, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊंगा जो हम थोड़ा सा पीछे आके बता देते हैं यहाँ पे। ओके, देखो अपवाद जो है आजकल हमारी परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं कि इस नगर आयोजना में कुछ अपवाद थे। क्या थे? अपवाद। इसमें पहला अपवाद आपको पता है धोलावीरा में था। कहाँ पे था? धोलावीरा में। कैसा था धोलावीरा में? धोलावीरा का नगर 3 खंडों में विभक्त था। इसमें पहले 2 खंड जो हैं वो ऊंचे टीले पर स्थित हैं और जो दुर्गीकृत हैं, और ये वाला नीचे टीले पर स्थित है जो अदुर्गीकृत है। तो ये दुर्गीकृत भाग है, यानी दुर्ग खंड है, और इसको हम ऐसे कहें तो फिर इसको हम दे देते हैं मध्यम नगर, मध्यम नगर, और ये है निचला नगर, निचला नगर। तो निचला नगर 3 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, तो 3 खंड हो गए ना। अरे भाई दुर्ग खंड, मध्यम नगर, ये दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, और निचला नगर जो है वो रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ है। तो मध्यम नगर का साक्ष्य कहाँ से मिला? धोलावीरा से। 3 खंड कहाँ मिले? धोलावीरा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और इसके बाद में हम इसका अगला अपवाद देखते हैं, और वो अपवाद आपको मिलेगा नंबर 2, वो आपको मिलेगा कालीबंगा से। कालीबंगा जो हमारे यहाँ राजस्थान का गौरव रही है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये बिल्कुल अनूठी रही है, अलग सी रही है। कालीबंगा में नामात्र देवी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, और यहाँ पर अलंकृत फर्श भी मिला है, और बहुत अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर नगरीकरण में भी है, देखने को मिलेगा। देखेंगे यहाँ पर नगर के दोनों खंड जो हैं वो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, यानी यहाँ नगर के दोनों खंड ही दुर्गीकृत हैं। तो कालीबंगा में क्या है? दोनों खंड क्या हैं? दुर्गीकृत हैं। मतलब ये देखो रक्षा प्राचीर यहाँ भी है, यहाँ भी है। बाकी सभ्यता
किसी भी नगर में इधर वाला भाग जो है वो दुर्गीकृत नहीं है, लेकिन कालीबंगा में इसका निचला नगर, उचला नगर दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो ये भी यहाँ की एक यूनिक व्यवस्था है और एक्सेप्शन है यहाँ पर। और उसके बाद में तीसरा जो अपवाद है वो यहाँ पर ये है कि चनहुदड़ो, हम उस दोहरी व्यवस्था के इतर जो भी व्यवस्था है उनको देख रहे हैं। चनहुदड़ो सिंध में है और कोट दीजी ये भी सिंध में है। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में दुर्ग नहीं है, सिटाडल नहीं है यहाँ पर। अर्थात ये दो ऐसे नगर हैं जहां पर सिटाडल अर्थात दुर्ग का अभाव है। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इस टाउन प्लानिंग के अंदर हैं। ओके, अब देखेंगे ये जो आपका अगली व्यवस्था जो है इसके अंदर हम ये लो सड़क व्यवस्था। तो पहली बात तो ये जानिएगा कि इनकी सड़कें जो हैं वो कच्ची थी। कैसी सड़कें थी? कच्ची सड़कें, अर्थात जो कच्ची ईंटों से बनती थी। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे डामर वगैरह ये और तारकोल डाल के आप जो है जॉन मैकडम वाली सड़कें दिखा देंगे। तो कच्ची सड़कें थी। दूसरी, इन सड़कों की चौड़ाई जो है वो बहुत शानदार थी, मतलब चौड़ी सड़कें हैं। चौड़ी सड़कों का मतलब ये है कि जैसे मुख्य सड़क जो हैं उनका जो चौड़ाई है वो 9 से 10 मीटर का है, जबकि जो सहायक सड़कें हैं उनकी जो चौड़ाई है वो 3 to 6 मीटर है। अरे भाई, इतनी अच्छी चौड़ी सड़कें जो हैं इसके ऊपर तो 7-7 गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं। राजपथ जैसा फीलिंग आता है इसमें। और आज हमारे देख लो क्या स्थितियां हैं, हमारी सड़कें कितनी बेतरतीब हैं। यहाँ पे 2-3 साधन आने पर सब कुछ चौक हो जाता है और लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो इनका क्या शानदार एटीट्यूड था इस मामले में। एक लोग कितने उपयोगितावादी और इतने क्लियर थे अपने नगरीकरण की व्यवस्था में, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। नगरों को सड़कें जो है वो एक दूसरे में समकोण पे काटती हुई पूरे नगर को आयताकार पद्धति में किस तरीके से विभाजित करती थी, ये मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं। और हम इसका देखेंगे विन्यास किस तरीके से है। तो तीसरा इसमें जो हमने देखा था, एक तो सड़कें जो हैं वो कच्ची ईंटों से बनी हुई कच्ची सड़कें हैं। दूसरा हमने क्या देखा था, सड़कें जो हैं वो चौड़ी थी। और तीसरा इसमें है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। समकोण पे काटती हुई नगर का जो खंड था उसको आयताकार पद्धति में विभाजित कर देती थी। किस प्रकार से, ये मैं आपको बताता हूं। एक डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं इसको। आप ये देखिएगा, जैसे कि ये एक भवन का लेआउट मैं बना रहा हूं। इसमें आपको सड़कें भी नजर आ जाएंगी और कुछ उपयोगी बातें भी नजर आ जाएंगी। जैसे अब इसके लिए एक दूसरा कलर अपन यूज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ओके, देखो ये वाला आप देख रहे हो, ये सड़क है, ये नॉर्थ से साउथ में जा रही है, राइट। और ये मेन सड़क है। कैसी सड़क है? मुख्य सड़क। अब ऐसे ही नॉर्थ से साउथ यहां भी जाएगी। तो सड़कें जो मुख्य सड़कें थी वो सब किधर थी? नॉर्थ से साउथ की तरफ थी। और जो सहायक सड़कें थी वो कैसे थी? वो थी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो आप देख रहे हो ये समकोण पे कट गई ना, ये यहाँ पे ऐसे देख लो, और फिर यहाँ से चलेगी वो भी ऐसे जाएगी। अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये आयताकार बॉक्स से बन गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे, तो मुख्य सड़कें नॉर्थ से साउथ में जाती थी और सहायक सड़कें हैं वो ईस्ट से वेस्ट में आती थी, ईस्ट से वेस्ट में आती थी। इस प्रकार से ये ग्रिड पैटर्न, चेस बोर्ड पैटर्न या फिर ऑक्सफोर्ड सर्कस के तुल्य नगरों का विन्यास था जो आयताकार पद्धति में था। और यहाँ पे जैसे ये देखो, ये भवन है, भवन नंबर 1, 2, 3 और 4। ऐसे ये है 1, 2, 3 और 4। ऐसे ये है 1, 2, 3 और 4। तो आप ये देखो कि ये तो मुख्य सड़क है जो 9 to 10 मीटर्स की है और ये 3 to 6 मीटर्स की है। इतनी बेहतरीन चौड़ाई और समकोण पे काटती हुई। और एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, सड़कें पहले बिछाई जाती थी, नालियाँ पहले बिछाई जाती थी, उसके बाद में नगर बनाए जाते थे, मतलब नगरों में भवन बनाए जाते थे। तो ये है प्लानिंग। और इसमें देखो ये जो कॉर्नर जो होता था वहाँ के मकानों की जो गोलाकार बनाया जाता था ताकि यहाँ से यान जो है वो इसके टकराए नहीं।
और फेंडर पोस्ट भी बनाई गई थी, जैसे कालीबंगा है वहाँ पर सुरक्षा स्तंभ बनाए गए थे यहाँ पे, ताकि यहाँ टकराए नहीं। तो इतनी अनन्य व्यवस्था, इतनी शानदार व्यवस्था जो आज से 4,500 साल पहले थी, जबकि आज हमारे जो भी मोड़ आते हैं उनके अंदर लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम लोग कितने विकास की ओर हैं ये आप स्वयं पता कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सड़कों का बेहतरीन जो जाल है वो आपको दिख ही रहा है। इससे पूरा शहर जो है वो किस पद्धति में बट गया, ग्रिड पैटर्न में बट गया। इसी को बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, इसी को बोलते हैं चेस बोर्ड पैटर्न, शतरंज पद्धति, और इसी का नाम है ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति। ये सड़कों का जो है सारा काम था। ओके, अब हम इसमें आगे देखते हैं सड़कों के बाद में नाली व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। देखो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में एक प्रश्न जो है जो आता है नगर से संबंधित, वो है कि एक तो प्लानिंग और दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम। इस मामले में हड़प्पा के नगर अनन्य थे और समकालीन सभ्यताओं में किसी में भी प्लानिंग नहीं थी। सुमेरिया में छोटी मोटी है लेकिन इतनी शानदार नहीं जो एंड तक हो, मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक इतनी शानदार प्लानिंग, इतनी बेहतरीन यूनिफॉर्मिटी कहीं नहीं थी। दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर पक्की ईंटों से निर्मित पक्की नालियाँ थी और नालियाँ पूरी तरीके से ढकी हुई थी। बेखौफ बच्चे अपना खेल खेल सकते थे, जबकि यहाँ का बच्चा आज व्हाट्सएप चलाता हुआ नाली के अंदर धम ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की नालियाँ खुली हैं, या तो वो सड़ रही हैं या फिर उनका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। वहाँ सड़कों के ऊपर पानी आ जाता है और हमारे शहर का तो कहना ही क्या है। नालियों की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो नालियों में पहली बात है कि पक्की नालियां थी। कैसी नाली? पक्की नालियां, पक्की नालियां थी। इसका मतलब है कि यहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और इन पक्की ईंटों से पक्की नालियां बनाई गई थी। और इसके अंदर दूसरी जो मैं आपको बात बताता हूं वो ऐसे है कि जैसे नाली की सामग्री देखेंगे आप, नाली की सामग्री, तो नाली की सामग्री क्या है? एक तो पक्की ईंट प्लस चूना प्लस जिप्सम, इनसे मिलके हमारी पक्की नाली बनती थी, इन तीनों से। ठीक है, और इससे कि पानी का रिसाव नहीं हो, और ये जो है इनको जोड़ के नाली बनाई जाती थी। दूसरी बात है, नालियां जो हैं वो पूरी तरीके से क्या होती थी? ढकी हुई नालियां थी, और ढकने के लिए या तो वो ईंट का प्रयोग करते थे या वो पत्थर की स्लेब लगाते थे ऊपर। ओके, तो इस तरीके से पक्की नालियां हैं और ढकी हुई नालियां हैं। और प्रत्येक घर से, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्रत्येक घर से एक नाली पानी निकलेगा और फिर वो गली की नाली में आएगा, फिर वो मुख्य नाली में आएगा और फिर वो नदी में चला जाएगा। तो इस तरीके से बहुत शानदार इनकी व्यवस्था थी। एक नाली का मैं फ्रेम भी आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से इनकी नाली के लिए हम गर्व करते हैं। ये देखेंगे, जैसे ये नाली है और इस नाली के यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी दूर पे शोषक गर्त बने हुए हैं जिनको हम सॉक पिट बोलते हैं। ये वाला, ये देखो मैन होल है, यहाँ से सामान जो है, जो कचरा है उसको हम निकाल भी सकते हैं। जैसे ये ड्रेनेज सिस्टम है इसमें, और यहाँ पे कोई सॉलिड आ गया तो वो गिर जाएगा और फिर यहाँ से वो लिड के द्वारा हटा के इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर ऐसे ऐसे, तो जगह जगह पे ये जो शोषक गर्त बने हुए हैं इसमें, ये ठोस कचरे के अवशोषण के लिए था और फिर यहाँ से वो कचरा है वो बाहर कर दिया जाता था, जिससे कि नाली में निर्बाध प्रवाह रहे। क्या रहे? निर्बाध जल प्रवाह रहे। तो निर्बाध जल प्रवाह के लिए शोषक गर्त और मैन होल जैसी व्यवस्थाएं इन नालियों की दूसरी अनन्य विशेषताएं थी। अब इसमें कुछ महारथी भी हैं जो इस नाली व्यवस्था से पूरी तरीके से बेखबर थे या दुस्साहसिक थे। तो इसमें हम अपवाद की बात कर सकते हैं। अपवाद में पहला अपवाद तो हम ही हैं, क्योंकि हम तो सभी जगह अपवाद है ना। तो कालीबंगा में किसकी नालियां थी? लकड़ी की नालियां थी। तो ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं माना जा सकता क्योंकि लकड़ी तो फूल जाती है। दूसरा इसमें जो सिस्टम था वो था बनावली, और ये बनावली जो हरियाणा में है, और यहाँ तो नाली नहीं थी, ये तो हमारे से ही आगे थे। तो यहाँ नाली नहीं है, यहाँ लकड़ी की नालियां हैं। इनको छोड़ के बाकी पूरी सभ्यता में पक्की नालियां थी, ढकी हुई नालियां थी, और कहीं भी पानी ब्लॉक नहीं होता था, शोषक गर्त बने हुए थे। और इतनी शानदार व्यवस्था केवल एक और शहर में मिली है, जो क्रीट का शहर था।
क्रीट सभ्यता जो यूनान की पूर्वगामी सभ्यता थी। नोसस शहर है, यहाँ से पक्की नाली मिली है और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम मिला है, बाकी तो कहीं से नहीं मिला है। ओके ओके, तो इस तरीके से आपकी नाली व्यवस्था है वो भी आप देख सकते हैं, और आज हम जूझ रहे हैं इस नाली व्यवस्था से। और एक मिनट मैं देखता हूं, हाँ ठीक है। भवन निर्माण, भवन निर्माण पक्की ईंटों से किया गया। किससे किया गया? पक्की ईंटों से किया गया। तत्कालीन सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों में ही पक्की आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। मिस्र की जो सभ्यता है उसमें धूप में सुखाई गई ईंटें काम में ली गई थी, जबकि मेसोपोटामिया में ये आंशिक रूप से जो है पकाई हुई ईंटें या फिर तो कच्ची ईंटें काम में ली गई थी, जबकि हमारी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो पक्की ईंटों का प्रयोग प्लस पक्की नाली पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। ओके, तो इसलिए हम रिमार्केबल थे। अब ये जो ईंट हैं इनका साइज क्या था? आयताकार था, जो 4:2:1 में थी। याद रहे, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, इसकी मोटाई है। नंबर 2, कुछ एल आकार की ईंटें भी हैं। तो एल आकार की ईंटें कहाँ पे लगाई जाती हैं? जहाँ भी मोड़ होता है वहाँ पे लगाई जाती थी। और कुछ जो है वो नोकदार ईंटें थी, जो घुमावदार जगह थी वहाँ पे लगाई जाती थी, जैसे कुएं हैं ऐसे, और जहाँ पे राउंड शेप में कहीं भी काम करना होता था तो उसके अंदर नोकदार या सड़जाकार ईंटें लगाई जाती थी। और एल आकार की ईंटें मोड़ में लगाई जाती थी, और बाकी मोस्ट जो निर्माण कार्य है वो आयताकार ईंटों से होता था, जो 4:2:1 के रेशियो में होती थी, और इन्हें आग में पकाकर बेहतरी से जो है हमारे भवनों में प्रयुक्त किया गया था। एक बात मैं यहाँ पर बहुत यूनिक आपको बता रहा हूँ, और वो ये है कि इनकी ये जो ईंटों की व्यवस्था है, इसके अंदर हम एक चीज़ और देख सकते हैं, और वो ये है कि जो ईंट हैं वो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति के रूप में चुनाई में प्रयुक्त हुई। अरे भाई, भवनों की दीवारें बनाने के लिए इंग्लिश बॉन्ड पैटर्न को काम में लिया गया था। अब इंग्लिश बॉन्ड पैटर्न क्या होता है, मैं आपको एक छोटे से चित्र से फटाफट बता देता हूं। इसमें देखो ऐसे होता है, जैसे ये ईंट है, आपने ईंट रखी, फिर ईंट रखो, फिर ईंट रखो, ओके। उसके बाद में आप जैसे ऐसे ईंट रख रहे हैं एक के बाद एक, और फिर इसके ऊपर तिरछी रखेंगे ऐसे ईंट, तो उसका व्यू आपको ऐसे दिखेगा। ये देखना आप इस तरीके से, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो अब आपको कोई पूछे कि इन्होंने भवन निर्माण में ईंटों की चुनाई का कौन सा पैटर्न काम में लिया था, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, उनमें से ये है, तो इंग्लिश बॉन्ड पैटर्न है। ये देखो लंबा भाग है, फिर ये उधर से छोटा है, छोटा मतलब ये ऐसे रखी हुई है, फिर वापस लंबी रखी हुई है, फिर ऐसे रखी हुई है, पहले ऐसे रख दें, फिर ऐसे रख दें, फिर ऐसे रख दें, ये तो इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड पैटर्न। तो इंग्लिश बॉन्ड पैटर्न पद्धति के द्वारा इन्होंने अपने भवन निर्माण में दीवारों का या बाकी जो इमारतें हैं उनमें इसका प्रयोग किया था। तो ये एक बहुत ही अनन्य बात थी इनकी। ठीक है, अब हम भवन निर्माण से संबंधित बात पढ़ रहे थे, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि भवनों की क्या विशेषता है। खास तौर से देखो, भवनों में जो बात रखी गई वो थी उपयोगिता, उपयोगितावादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण। भाई, भवन इस तरीके से बनाए गए कि उन्हें अधिकाधिक जो है उपयोगी बनाए जा सके, उन्हें अधिकाधिक काम में लिया जा सके, और व्यवहारिक पैटर्न के ऊपर जो है उनका निर्माण किया गया। और इस भवन के अंदर जो हम देख सकते हैं, देखें किस तरीके से, जैसे इनका जो भवन निर्माण में क्या होता था, मोस्टली 4 से 5 कमरे होते थे। क्या होते थे? 4 से 5 कमरे, और प्रत्येक कमरे में दरवाज़ा जो होता था
वो कोने में लगाया जाता था ताकि अधिकाधिक काम में ले सकें इसको। भाई जैसे कोने में आप बीच में लगा दोगे तो प्राइवेसी खत्म होगी ना, कोने में तो यहाँ तक ही देख पाओगे। अब यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ रहा है और आराम से सो रहा है, घर वालों को नहीं दिखना चाहे तो वो यहाँ से आराम से यहाँ जाके छिप सकता है, लेकिन अगर दरवाज़ा यहाँ हो तो यहाँ से भी दिख जाएगा, यहाँ से भी दिख जाएगा। तो प्राइवेसी कंसर्न में भी इंपॉर्टेंट है, राइट, ओके। और एक इसमें आंगन होता था भवन में, और उस आंगन के चारों ओर ही जो है ये कमरे बनाए जाते थे, ऐसे बीच में आंगन होता था। यहाँ पे जैसे खाना वाना बनाना है, परोसना, खाने पीने का काम ये लोग यहीं पे करते थे। तो आंगन होता था, 4-5 कमरे होते थे, और इसके अंदर रसोई घर होता था जिसके अंदर वो खाना बनाते थे, और एक आपका स्नान घर होता था, बाथरूम होता था, और एक इसमें आपका क्या होता था, शौचालय। हालांकि शौचालय के साक्ष्य जो हैं वो कम मिले हमें, लेकिन मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो से तो हमें वेस्टर्न टॉयलेट का साक्ष्य भी मिला है। तो डेफिनेटली उनके टॉयलेट रहे हैं, इतनी बेहतरीन व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके टॉयलेट नहीं थे, हालांकि मिले कम हैं। तो बेहतरीन रसोई घर, बेहतरीन शौचालय, बेहतरीन स्नान घर और 4-5 कमरे की अवधारणा। हालांकि कुछ ऐसे भी भवन मिले हमें जिनमें 1 या 2 कमरा भी है, वो लोअर कैडर के लोगों के लिए थे, जहाँ पे वातानुकूलन का इतना अच्छा प्रबंधन भी नहीं था। लेकिन फिर भी जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है इनका। और मज़े की बात ये है कि जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि जो इनके भवन होते थे ना, उसका जो मुख्य दरवाज़ा है वो गली में खुलता था। कहाँ पे खुलता था? गली में। यानी यहाँ से ये मुख्य सड़क जा रही है तो यहाँ नहीं खुलता था। जैसे ये प्लॉट है आपका, यहाँ पे 4 जैसे बिल्डिंग है, 1, 2, 3 और 4, तो इन सब के इधर खोल दिए, इनका जैसे ये गली में और इन दोनों के भी गली में। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर मुख्य सड़क की ओर खोले गए हैं। वो व्यापारिक नगर होने की वजह से ऐसा किया गया था। बाकी ये लोग देखो अधिकाधिक इसको काम में ले सकें उपयोगिता दृष्टिकोण से, और प्रैक्टिकली और शांतिवादी दृष्टिकोण के लोग भी थे, जिससे कि इधर से जो है ट्रैफिक कम होता है, इधर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो ये लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। इनकी निजता भी जो है वो इसमें अक्षुण्ण रहती है। तो निजता को बनाए रखने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए, अधिकाधिक काम में लेने के लिए इन्होंने अपने भवनों के मुख्य द्वार जो हैं वो गलियों में खोले, मुख्य सड़क पे नहीं खोले। लोथल इसका अपवाद है, वो हम देख चुके हैं, और मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ इसमें रखी गई है। लेकिन इसमें कंसेप्चुअल पर्सन जो होता है वो ये होता है कि इन लोगों ने सौंदर्य के स्थान पर उपयोगिता और व्यवहारिक दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व दिया था। आपका जो क्वालिटी काइंड ऑफ पर्सन है वो ये रहेगा, ठीक है। भवन जो है वो सामान्यतः 1 मंजिल के थे, लेकिन मोहनजोदड़ो से हमें 2 मंजिल के भवन भी मिले हैं, और उन पर जाने के लिए बाकायदा मिट्टी अथवा लकड़ी से निर्मित सीढ़ियों के अवशेष भी हमें मिलते हैं। इनके आंगन बहुत सरल थे, अलंकृत नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र स्थल मिला है जहाँ से अलंकृत फर्श मिला है। इसके अलावा इन लोगों ने सौंदर्य का कहीं भी कोई जो है समावेश नहीं किया। इन्होंने उपयोगिता और व्यवहारिकता और समष्टिवादी और शांतिवादी दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व दिया था। दूसरी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि भवनों में कुछ ऐसे भवन भी हैं जो सार्वजनिक महत्व के भवन हैं। सार्वजनिक महत्व के भवन, तो सार्वजनिक महत्व के भवन में मैं मोटा मोटा बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे एक तो ग्रेनरी है जो है अन्नागार। अन्नागार वो भंडारण स्थल था, जैसे कि हड़प्पा का अन्नागार सबसे बड़ा था, उसके बाद में मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। इसके अलावा अन्नागार लोथल से भी मिला है, कालीबंगा से भी मिला है, लेकिन जो अनन्य अन्नागार हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के हैं। आपको पता है हड़प्पा का अन्नागार तो ऐसे 6 के कोठारों के अंदर 2 पंक्तियों में विभाजित था, इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे बिल्कुल इसके सामने 6 और हैं। तो ये वाला, ये देखेंगे आप, ये वाला, ठीक है ना, ये कहाँ का है? ये हड़प्पा का है। तो ये 6 की पंक्ति ये है, 6 की है, इन दोनों के बीच में 7 मीटर्स का जो है गैप है। तो ये ग्रेनरी है हड़प्पा की, जो मोहनजोदड़ो की ग्रेनरी से बड़ी है। ठीक, मोहनजोदड़ो में भी ऐसा ही अन्नागार मिला है, लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, वो 27 खंडों में बटा हुआ था। और इनका जो मुख्य काम था वो ये था कि व्यापार वाणिज्य में इनका जो सरप्लस या आधिक्य का नाश था उसको वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। प्लस इनकी विकट परिस्थितियों में ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी था, जिसको हम आजकल बोलते हैं कि सरकार स्टॉक कर रही है
और उस स्टॉक के द्वारा ज़रूरतमंदों को दे रही है, तो डेफिनेटली कैलामिटीज जो भी होती थी या अकाल पड़ते थे उनसे निपटने के लिए अन्नागार काम में आते थे। साथ ही व्यापार वाणिज्य में एक्सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे ग्रेन जो है वो जमा होता था। यहाँ से हमें गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि अन्नागार थे और ये पब्लिक इंटरेस्ट की इमारतें थी। ओके, दूसरी जो बात है यहाँ पर जो था जो हम बात करेंगे वो है स्नानागार की। मैं इसे बहुत ही जल्दी से आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप बोर हो रहे हैं। स्नानागार जो है वो आपको मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और ये स्नानागार है, इसको मार्शल ने कहा है कि ये तत्कालीन विश्व की एक आश्चर्यजनक इमारत थी। और ये आश्चर्यजनक इमारत आपके परीक्षाओं में आई हुई है कि मिस्टर मार्शल ने कौन सी इमारत को जो है क्या कहा है? आश्चर्यजनक इमारत कहा है। ये स्नानागार है और ये मोहनजोदड़ो में है। और आपको पता है कि इसका जो मेन कुंड है 3923 × 8 फीट्स का है। ये इसका जो है एरिया है। और यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दोनों जो स्टीयर्स थी, दोनों तरीके से मतलब दोनों तरफ से इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। प्लस यहाँ पर पानी जो है वो भरने के लिए कुआं था। प्लस यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए भवन भी बने हुए थे। ये द्विमंजिले विन्यास के रूप में भी यहाँ पर प्रतीत होता है। और डेफिनेटली जो इसकी जो मेन जो बात थी वो ये थी कि इसका जो बेस था वो जिप्सम और बिटुमिन और पक्की ईंटों से निर्मित वाटरप्रूफ था, जहाँ पे पानी रिसता नहीं था। दूसरी बात ये भी है कि इस स्नानागार की जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम की साइड में थी, इधर से पानी निकलता था। और इसका उद्देश्य जो है वो था धार्मिक स्नान, यानी ये धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ था। ये कोई तरणताल नहीं था, यहाँ पे कोई स्विमिंग नहीं होती थी, बल्कि ये धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ था। तो स्नानागार का उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठान है। मोहनजोदड़ो ने इसे आश्चर्यजनक इमारत कहा है। ये अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए अनन्य था क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में होने के बावजूद भी इसमें पानी का रिसाव लेस मात्र भी नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात थी लगातार पानी है वो ताज़ा होता रहता था। तो ये इसका ये था। एक सभा भवन था जिसकी हम बात जो है बहुत ही ब्रीफली छोटी सी कर देते हैं। सभा भवन आपको पता है 20 खंभों वाला था। 20 खंभों, तो ये 20 खंभों के ऊपर बना हुआ एक भवन था। और डेफिनेटली इसको लेकर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है। ये भी कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में है। ये भी कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। और इसमें क्या होता था? इसमें जैसे मार्शल तो ये कहते हैं कि ये बौद्ध गुहा मंदिरों के समान है, बौद्ध गुहा मंदिर। ओके। और मिस्टर मैके जो हैं वो इसको आर्थिक केंद्र बताते हैं कि यहाँ हाट बाजार लगते थे, यानी बीच में सामान बेचता था और चारों ओर लोग इसको जो है परचेज करते थे। और जो व्हीलर जो हैं उनके अनुसार, मैके ने इसे इकोनॉमिक बताया, इन्होंने इसे बौद्ध गुहा मंदिर बताया। और व्हीलर ने इस इमारत के लिए ये बताया है कि ये कोई प्रशासनिक केंद्र था। मतलब जैसे कि मुगल काल में दीवाने आम होता है, जैसे दरबार लगता है, तो ये डेफिनेटली इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था। तो बात जो भी हो, व्हीलर ने इसे चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बताया, ये भी सार्वजनिक महत्व का। इकोनॉमिक जो सेंटर है वो भी सार्वजनिक महत्व का। और ये रिलीजियस इन्होंने बताया है। तो जो भी हो, सभा भवन एक सार्वजनिक महत्व की इमारत थी। ओके, तो इस तरीके से इनके भवन जो हैं उनको हमने देखा है, आवासीय भवन, सार्वजनिक महत्व के भवन। तो इस प्रकार से आज आपने जो सीखा है मैं उसको बहुत क्विकली बता देता हूँ। पहला ये कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजित नगर थे। दूसरा ये कि हड़प्पा सभ्यता के नगर जो हैं वो भारत में प्रथम नगरीय क्रांति थे। तीसरा ये कि पक्की ईंटों से बने हुए थे। चौथा ये कि दोहरे खंडों में बटे हुए थे, जिसमें ऊपर वाला भाग दुर्गीकृत, नीचे वाला अदुर्गीकृत। कुछ अपवाद हमने देखे हैं। इनका ड्रेनेज सिस्टम शानदार था। इनकी सड़कें समकोण पे काटती हुई पूरे शहर को जाल पद्धति में बांटती थी। इनकी ऐसी विशेषताएं जो थी वो समकालीन सभ्यताओं में नहीं थी। और आज भी हमारे चुनौती हैं। अगर आज हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, अगर आज हम स्वच्छ भारत चलाना चाहते हैं, अगर आज हम कोरोना काल में सैनिटाइज का कंसेप्ट लेके आए हैं, अगर आज हम उपयोगितावादी दृष्टिकोण की बात करते हैं, अगर आज हम लड़ाइयों से मुक्त होना चाहते हैं, और अगर हम शांतिवादी दृष्टिकोण के होना चाहते हैं, तो हमारा जो टाउन प्लानिंग है वो बेहतरीन होगा। तो हम ऐसे विवादों से बचेंगे। धन्यवाद आप सभी को। अब हम अगले एपिसोड में मिलते हैं।